ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम कुछ देख रहे थे टॉपिक्स जेकेएसएसबी फिनांस अकाउंट्स असिस्टेंट के। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस। तो ये जनरल इकोनॉमिक्स का सिलेबस है आपका। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जनरल इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट है तो उसमें डेफिनेटली ये टॉपिक जो है आपको देखने को मिलेगा। और इस टॉपिक में क्या क्या मेन एरियाज हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो वो हम सब डिटेल में देखेंगे। तो एट द एंड मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। अगर आप इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपकी जो पकड़ है इकोनॉमिक्स पर या फिर इस एग्जाम की प्रिपरेशन पर वो अच्छी बनी हुई है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। इसमें क्या आपको जो एडवांटेज है वो अवेलेबल रहेगी। सबसे पहली बात कि इसमें काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप इस टेलीग्राम में मैसेज डालते हैं तो आपका वो कन्फ्यूज़न जो है बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, वहाँ पर आपको दूर किया जा सकता है उस कन्फ्यूज़न से। तो गाइस इसके साथ-साथ काफ़ी सारे पीडीएफ्स जो हैं वो भी शेयर किए जाते हैं। तो अगर आप इस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं तो आप मुझे इस पे मैसेज करिए व्हाट्सएप का या टेलीग्राम पर, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। आप सीधा इसमें एंटर हो जाएँगे, अदरवाइज़ जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। तो गाइस क्या होता है डिमांड एनालिसिस, सबसे पहले देखेंगे डिमांड एनालिसिस करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स जो हैं वो अपनाए जाते हैं या किन-किन मेजर्स को दिमाग में रख के आप ये मार्केट में एनालिसिस करते हैं कि किस प्रकार की डिमांड है और किस प्रकार की इंडस्ट्री हमें एस्टेब्लिश करनी चाहिए। तो फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो डिमांड कर्व है ये इसका फॉल होता है, यानी जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती है। तो कैसे अगर ये फॉल करती है डिमांड कर्व तो इसका मतलब इसकी डिमांड बढ़ रही है, अगर ये रेज करती है तो इसका मतलब इसकी डिमांड जो है कम हो रही है। तो गाइज ये भी कुछ देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, यानी जो नॉर्मल आपकी डिमांड कर्व होगी वो इस प्रकार की होगी कि जैसे-जैसे प्राइस कम होंगे ऐसे-ऐसे उसकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं इस लॉ ऑफ डिमांड में। इसमें क्या होगा कि इसमें होगा जैसे-जैसे चीज़ का प्राइस बढ़ेगा ऐसे-ऐसे उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। और क्या-क्या डिमांड के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, यानी किन बेसिस के ऊपर जो है डिमांड अपने अपने आप को हम देखते हैं कि डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है। कौन-कौन से वेरिएंट्स हैं जो इस डिमांड के कम या ज़्यादा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एट द एंड हम देखेंगे कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे इसी के ऊपर। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ऑलमाइटी गाइडेंस की ऑफिशियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर ये आपको दोनों कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जिसमें एक कोर्स में 30 से ज़्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं और दूसरे में जो है 8 से ज़्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेपर में बैठने से पहले किस प्रकार का एग्जाम पेपर में आएगा इसका आभास करने के लिए आप इन मॉक टेस्टों को ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो अभी पेपर दूर है, तब तक आप सेक्शनल मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट करें और जब पेपर पास आएगा तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं इनको आप अटेम्प्ट करिए। तो अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न बनता है किस प्रकार से अटेम्प्ट करने हैं तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है आप इस पर संपर्क भी कर सकते हैं। पर्टिकुलरली फर्स्ट ट्राई करें कि व्हाट्सएप मैसेज करें, अगर व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है तो फिर आप कॉल करें। तो गाइस क्या है, इस प्रकार से आपके जो टोटल 13 टॉपिक्स हैं इसमें हम देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर हम देखेंगे इस वीडियो में फोर्थ वाला टॉपिक डिमांड एनालिसिस। तो क्या होता है डिमांड एनालिसिस? देखिए क्या लिखा है, डिमांड एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इन अ टारगेट मार्केट। आपके पास कोई एक मार्केट है, उस मार्केट में कस्टमर किस प्रकार की डिमांड कर रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर या किसी पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर, इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने को ही हम क्या कहते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ demand analysis या it is the process of understanding the customer's demand for a particular product or service which is available in the market। तो गाइस ये पढ़ लेते हैं कुछ। Companies use demand analysis techniques to determine if they can successfully enter a market and generate expected profits to expand their business operations। तो गाइस डिमांड एनालिसिस का सबसे जो मेन इसका बेनिफिट है वो ये है कि कंपनीज ये डिमांड को देखती हैं कि किन किन देखिए एक आपके पास एक मार्केट होगा तो मार्केट में अलग-अलग प्रकार की वहाँ पर शूज़ वाले होंगे, वहाँ पर कपड़े वाले होंगे, वहाँ पर वेजिटेबल्स वाले होंगे, वहाँ पर गोल्ड वाले होंगे, वहाँ पर आपको हज़ारों टाइप्स के जो हैं दुकानदार मिलेंगे। तो अब जो इन्वेस्टर है या इन्वेस्टर जिसने मार्केट में पैसा लगाना है तो वो देखता है कि इन सब में से सबसे अच्छी दुकान किसकी चल रही है, जिसमें प्रॉफ़िट ज़्यादा है, थोड़ी सिर खपाई कम है। तो गाइस वहाँ से क्या है, हेडेक जिस काम में कम है, तो जो इन्वेस्टर है कोशिश करेगा कि उसी मार्केट में
में एंटर करूं, यानी उसी पेशे में, उसी प्रोफेशन में मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं। तो कंपनीज क्या करती हैं, यही डिमांड एनालिसिस को यूज करते हैं, इस टेक्निक को यूज करते हैं और देखती हैं कि कौन से इस मार्केट में किस प्रकार के काम में हम एंटर आसानी से कर सकते हैं और हम जो प्रॉफिट्स हैं उसको वहां से अर्न कर सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाई डिमांड मार्केट्स। तो गाइस इससे जब डिमांड एनालिसिस अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड देखेंगे कंपनीज, तो उनको पता चलता है यहाँ के सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है, हाई डिमांड मार्केट में किसकी है, तो उसी के बाद जो है कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करती है। यूजिंग विच बिजनेसेस कैन डिटरमाइन द वायबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन ईच ऑफ दीज मार्केट्स। तो कंपनी देखती है कि इस मार्केट में किन किन कामों में अगर हम पैसा लगाएं, किस किस प्रकार की मार्केट में पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं बल्कि वो अच्छा एक प्रॉफिट देगा। तो गाइस ये है आपका जो लॉ ऑफ डिमांड का। तो ये देखिए डिमांड कर्व क्या है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं एक शूज की। देखिए यहाँ पर ये है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई है, यहाँ पर ये शूज है। तो देखिए इस शूज का प्राइस जो है, यहाँ पर इसका प्राइस 100 रुपया है, यहाँ पर इसका प्राइस 200 रुपया है, यहाँ पर इसका प्राइस जो है वो 300 है। तो देखिए जब इसका प्राइस 300 था तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 2 3 इसी तरीके से। अगर शूज का प्राइस 300 रुपया है तो देखिए यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही शूज बिक रहा है। अब शूज वाले ने उसका रेट कम किया, 200 किया, तो 200 जैसे ही किया तो क्या हुआ, इसके शूज 2 जोड़े बिक के। इसी तरीके से और ये शूज का जब रेट कम करता है तो क्या हुआ, इसके 3 जोड़े बिक गए। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है डाउनवर्ड डिमांड कर्व जो है स्लोप बना रही है। लेकिन अगर ये डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोप बनाती है तो इसका मतलब क्या है, जो ऑन एन एवरेज या नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड होगा, तो जैसे जैसे इसके प्राइसेस कम होंगे ऐसे ऐसे इसकी जो डिमांड है ये लगातार बढ़ती जाएगी। तो ये आपके प्राइसेस आ जाएंगे, ये आपके डिमांड आ जाएंगे। तो गाइस आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो गाइस इसके बाद हमें ये भी देखना होगा कि सबसे पहले जो कंपनीज हैं मार्केट में डिमांड किस प्रकार से है, इस प्रकार के एनालिसिस को करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं। तो सबसे पहले क्या करती हैं, मार्केट को आइडेंटिफाई करती हैं कि किस प्रकार की मार्केट में, यानी फिश की मार्केट में जाना है, मटन की मार्केट में जाना है, या किसी और मार्केट में जाना है, शूज की मार्केट में जाना है, या किसी भी क्लॉथ की मार्केट में जाना है, या फास्ट फूड की मार्केट में जाना है। तो सबसे पहले वो मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस प्रकार की मार्केट में जाकर हमें ये देखना है कि वहां पर डिमांड कैसी है। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स इन मार्केट डिमांड इज टू आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो यहाँ पर ये कंपनी देखेगी किस प्रकार के प्रोडक्ट्स हम बनाने में समर्थ हैं और उसी प्रकार की, जिस प्रकार की कैपेबिलिटी कंपनी के पास होगी उसी प्रकार की मार्केट में वो जाएगी, उस मार्केट को आइडेंटिफाई करेगी। Surveys or customer feedbacks can be leveraged to determine the current customer satisfaction levels। वहां पर जो ऑलरेडी मार्केट है, वहां पर जो शॉप्स खुली हुई हैं, मॉल्स खुले हुए हैं, कुछ भी खुला हुआ है, तो वहां पर ये देखते हैं कि कस्टमर्स ने किस प्रकार से फीडबैक दी है, किस प्रकार से सर्वेज वहां पर जो कंडक्ट हुए हैं उनका आउटपुट क्या है। एनी कमेंट्स इंडिकेटिंग डिससेटिस्फैक्शन कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर प्लानिंग इंप्रूवमेंट्स दैट विल इवेंचुअली एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर जब ये कंपनी वाले मार्केट को आइडेंटिफाई करने जाते हैं तो वहां पर सर्वेज देखते हैं, कस्टमर्स की जो फीडबैक्स है उसको देखते हैं, और उसके बाद अगर किसी ने कमेंट किया हुआ है, डिससेटिस्फेक्शन का कमेंट किया हो तो उसको भी देखते हैं, ताकि कस्टमर की डिससेटिस्फेक्शन के ऊपर जो है काम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट किया जाए मैक्सिमम कस्टमर्स को। तो गाइस सबसे पहला जो स्टेप क्या आ जाएगा, ये मार्केट आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी। और दूसरी तरफ ये स्टेप देखा जाता है कि जो बिजनेस साइकिल, देखिए मार्केट है, मानो यहाँ पर आपकी वीट की या मेज की मार्केट है, तो यहाँ पर आपको मार्केट की पर्टिकुलरली 3 स्टेजेस मिलेंगे। यहाँ पर आपकी मार्केट है, यहाँ पर इसमें एंट्री हो रही है, और यहाँ पर इसका बिजनेस जो है ये मैक्सिमम चल रहा है, और यहाँ पर इसका जो है डिक्लाइन हो रहा है। तो ये मार्केट में देखेंगे कि अगर मार्केट जो है स्टार्टिंग में है, बिगनिंग में है, तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज कंपेयर टू जो अदर साइकिल्स हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल मार्केट्स की सबसे अच्छी मार्केट कौन सी है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू असेस द स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल दैट ईच मार्केट इज अंडरगोइंग। तो ये मैं आपको एक मार्केट की बात की है, तो यहाँ पर अलग अलग मार्केट्स भी हो सकती हैं। जैसे मानिए अगर कंपनी क्या करती है, कश्मीर से सेब
एप्पल लेके वो इंडिया के अलग-अलग पार्ट्स में बेचती है, तो वो कंपनी वाले क्या सोचते हैं कि हम जो है ट्रक्स लगाएँगे अपने। तो अगर तो ये सीज़न खत्म हो रहा है, यानी डिक्लाइन पे है, फिर तो ट्रक्स खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर ये बिगिनिंग में है, तो ट्रक्स कंपनी खरीद के अगर यहाँ पर लगाती है, तो उसको बेनिफिट हो जाएगा। यही इस बिज़नेस साइकिल को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बिजनेस साइकिल आइडियली कंप्राइजेज ऑफ 3 स्टेजेस। मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले उसकी बिगिनिंग होगी, फिर उसका पीक होगा, प्लेटू जिसे कहेंगे, और लास्ट में डिक्लाइनिंग। मार्केट्स दैट आर इन द इमर्जिंग स्टेज शो हायर कस्टमर डिमांड एंड लो सप्लाई ऑफ करंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो देखिए, जैसे ही एप्पल का सीजन जो है कश्मीर में शुरू होता है, तो जो ट्रक्स की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती है। एप्पल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्रक्स कम होते हैं, तो इसी सिचुएशन में जो कंपनी है उसको ट्रक्स यहाँ पर अवेलेबल करने चाहिए। द प्लेटू स्टेज डिपिक्ट्स द ब्रेक इवन लेवल ऑफ द मार्केट वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स मीट्स द करंट मार्केट डिमांड। तो जब थोड़ी देर एप्पल की सप्लाई चलेगी, तो खुद ब खुद जितने एप्पल्स होंगे वहां पर उतने ही ट्रक्स अवेलेबल होंगे। लेकिन जब ये डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाएगी, तब क्या होगा, कंज्यूमर की डिमांड जो है ये लैग करेगी, कम हो जाएगी। किसके लिए? जो भी उसके गुड्स या सर्विसेज होंगे। तो यहाँ पर हम एग्जांपल किसकी लेके चल रहे हैं? हम एप्पल्स की एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहला स्टेप क्या आ जाएगा कि मार्केट को आइडेंटिफाई करना। दूसरे नंबर बिजनेस की साइकिल, क्या वो बिजनेस स्टार्ट में है या मिडिल में है या खत्म होने पे है। तो गाइस, इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। उसके बाद प्रोडक्ट नीश। तो ये इसे नीश भी कहते हैं, इसे नीच भी कहा जाता है। हम इसे नीश ही कहेंगे क्योंकि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, अगर आप उसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो उसमें नीश आएगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट नीश। तो आपने मार्केट भी देख ली, आपने बिजनेस का साइकिल भी देख लिया। उसके बाद एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आप अपना प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको मार्केट में भेजेंगे। मार्केट में उसका प्लेस देखेंगे कि क्या मार्केट में ये जो है मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी एप्पल की ही हम बात करते हैं, तो आपने ट्रक मार्केट देख ली, एप्पल्स का सीजन चल रहा है, ये एमर्ज हो रहा है, फिर आप ट्रक्स लेके बेचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार 100 ट्रक वहां पे बेच देंगे, आप 1 या 2 ट्रक भेजेंगे वहां पे। देखेंगे कि क्या ये ट्रक जो है एप्पल्स के लिए सूटेबल है भी है या नहीं है। यही ये स्टेप कह रहा है। Once the market and their respective business cycles have been reviewed, companies must develop products or trailer, और टेलर नहीं है यहाँ पर गाइज, ये ट्रेलर है। their services to meet a specific niche in the market to develop। सॉरी, टेलर ही है। तो ये टेलर का मतलब ये है, देखिए फिर से लाइन को पढ़ते हैं, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। कंपनीज मस्ट डेवलप प्रोडक्ट्स। तो जब उन्होंने मार्केट को आइडेंटिफाई कर लिया, उसमें डिमांड बिजनेस साइकिल को देख लिया, तो फिर वो प्रोडक्ट को जब डेवलप करेंगे, ये प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे या फिर इनकी जो सर्विसेज हैं उनकी टेलरिंग करेंगे। उनकी इस प्रकार से करेंगे कि वो एक पर्टिकुलर अपना हैबिटेट, अपना स्थान बना पाए, किसमें? वो मार्केट में बना पाए। प्रोडक्ट्स मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द पीयर्स इन द मार्केट। तो सबसे पहली बात है कि जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। So that they can meet the specific needs of consumers and thereby create higher demand for the company's goods and services। तो गाइस, काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, सिंपल सी है। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मिनिमम आप ग्रेजुएट हैं, ये लैंग्वेज आपको सिंपली समझ आनी चाहिए। तो गाइस, जब आपने प्रोडक्ट भी भेज दिया वहां पर, तो आपने देखा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ठीक है, मार्केट को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद आपने जो रेट लगाना है, उसके लिए आपको कंपटीशन देखना पड़ेगा। तो आप जो कंपटीशन मार्केट में चल रहा है उसको इवेल्युएट करेंगे। Crucial factor of demand analysis is determining the number of competitors in the market and their current market share। तो आप देखेंगे कि उस मार्केट में कंपटीटर्स कितने हैं और कितने लोग जो हैं। यहाँ पर मैं फिर आपको एप्पल की ही एग्जांपल बताऊंगा कि एप्पल की मार्केट जो है स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा लोगों के ट्रक्स जो हैं वो कैरी कर रहे हैं एप्पल को, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया और इवन की इंडिया के आउटसाइड भी भेजा जा रहा है उस एप्पल को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रक्स, सबसे पहले आपको ज़रूरत यहाँ पर किसकी है? बसेस की नहीं है, ट्रक्स की ही है। आप ट्रक्स भेजेंगे, फिर थोड़े ट्रक भेजेंगे, तो आप सोचेंगे कि हाँ ये ठीक है, अप्रोप्रिएट हैं, यही ट्रक्स काम में आ जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि वो ट्रक्स वाले कितना रेट ले रहे हैं और आप कितना रेट ले रहे हो। ये कंपटीटर्स, अगर बहुत ज़्यादा ट्रक्स होंगे तो डेफिनेटली ये इनका रेट जो है वो कम होगा, प्रॉफिट्स कंपनी को कम होगा। अगर ट्रक्स कम हैं तो ये अपना मनचाहा रेट भी लगाएंगे। तो इस प्रकार से कंपटीशन को अंडरस्टैंड करना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है मार्केट में डिमांड की एनालिसिस करने को। तो गाइस, काफी इंपॉर्टेंट ये थी सारी चीजें। तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ये
जिस प्रकार से हमारा कर्व बनेगा, तो अगर प्राइस जितना ज़्यादा है तो इतनी चीज़ कम बिकेगी, अगर प्राइस जितना कम होता है तो ये चीज़ उतनी ज़्यादा बिकेगी। तो एक प्रकार का ये नेचर देखेंगे तो इसका ये फॉलिंग नेचर है। तो क्या-क्या फॉलिंग नेचर यानी डिमांड बढ़ने के कारण क्या-क्या हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज़ भी हमें देखने होंगे। यहाँ से भी आपको डेफिनिटली एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है, देयर आर मेनी रीजंस, तो बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो गाइस यूटिलिटी क्या होता है, किसी भी एक चीज को कंज्यूम करने के बाद जो आपके मन को सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे हम यूटिलिटी कहेंगे। कि तो एक लिमिट है, आप 10 रुपए का खाना खाते हैं या मानिए यहाँ पर आप 50 रुपीज का खाना खाते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, यहाँ पर मानिए एस सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो आप अगर 10 रुपए का और इसमें खाना डालते हैं तो आपको ये तो एस सेटिस्फेक्शन मिलेगी ही, इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ और मानिए एम सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है। तो ये हो गया जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलती है एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने के बाद, उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। लेकिन देखिए ये थोड़ी देर ही आपको लगेगा। अगर आप एक बार 10 रुपए का एक्स्ट्रा खाएंगे खाना, दूसरी बार खाएंगे तो जितना आपको पहली बार मजा आ रहा है उतना दूसरी बार सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, तीसरी बार उससे कम, और होते होते क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा आपको 50 और 60 में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। तो यही कारण है कि जब भी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये कम होती है, उसके बाद भी जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोप में आ जाती है, यानी डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को पॉज करके यहाँ इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये क्यों बढ़ती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स राइजेस रिलेटिवली टू द अदर गुड वाई, द कंज्यूमर विल बाय लेस ऑफ कमोडिटी एक्स। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर दो कार्स हैं आपके पास, एक आपके पास कार है स्विफ्ट है, और दूसरी साइड आपके पास कार है जो है ये है बलिनो। ये देखिए आपके पास एक साइड स्विफ्ट कार है, एक साइड बलिनो है। हम आज की डेट का इन दोनों का अगर रेट लें तो ये अराउंड अराउंड 8 लैक्स तक आपको देखने को मिलेंगे। जो VXI है इस मॉडल का, ये हम एग्जांपल लेते हैं। मानिए यहाँ पर अगर आपको कम लग रहा है तो हमें लेना ही है, तो हम मान लेते हैं 10 लाख की है। तो देखिए ये है एक्स आपकी, ये है बलिनो है, ये है वाई। अगर दोनों का 10-10 लाख जो प्राइस है तो इन दोनों की डिमांड एक जैसी रहेगी। लेकिन अचानक से क्या है, स्विफ्ट का प्राइस जो है ये 11 लाख हो जाता है और बलिनो का प्राइस जो है ये 8 लाख हो जाता है, या ये 12 लाख हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक का प्राइस जो है बढ़ गया है और दूसरे का कम हुआ है। अगर आप स्पेसिफिकेशंस देखेंगे तो दोनों की लगभग बराबर ही होंगी। अगर दोनों की कैपेबिलिटीज बराबर हैं, दोनों की क्वालिटीज बराबर हैं, तो जिसका प्राइस कम होगा, इसका अगर रेट कम होता तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसी का नाम हम कहेंगे कि इसको क्या कहेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। तो गाइस आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो उसके बाद देखिए इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का क्या मतलब कि मानिए आप अनएम्प्लॉयड थे, आपकी पॉकेट में इतने पैसे नहीं थे, तो आप क्या करते थे, आप एक टाइम का खाना जो है वो 50 रुपीज वाला खाते थे। तो अगर तीनों टाइम में आप करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 150 में आप फारिग हो रहे हैं, यानी पूरे दिन में आप 3 टाइम खाना खा के। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है तो आप क्या करते हैं, आप किसी अच्छे होटल पे जाते हैं, 5 स्टार होटल्स पे जाते हैं। तो यहाँ आप तीनों टाइम का 150 रुपए में खा रहे थे। मानिए आप लाइब्रेरी में जाते हैं या जब आप स्टडी करते हैं तो मैंने भी काफ़ी ये वक़्त गुज़ारा, तो हम देखते होते थे कि बढ़िया खाना और सस्ता खाना कहाँ पे मिला है। गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो सीरियस एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं ना, उनके साथ लाइफ में ये डेफ़िनिटली हुआ होगा। तो गाइस लेकिन जब जॉब लग जाती है तब हमारे पॉकेट में पैसा आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक अच्छा-सा होटल देखते हैं। तो वहाँ पर हो सकता है हम 200 रुपए या 300 रुपए एक ही टाइम का खर्चा कर दें। तो हो सकता है पर डे हम 1000 का खाना भी खा लें। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ऐसे-ऐसे आपकी डिमांड्स भी बढ़ेंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, इनकम इफेक्ट। तो इसी के बाद क्या आएगा, न्यू बायर्स। तो मानिए यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट आया है, जो ओल्ड बायर्स हैं वो इसको लगातार यूज़ कर रहे हैं। अब न्यू बायर्स जो है वो इनसे पूछता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है। कौन सी चीज़ अच्छी है जी, बिल्कुल ये चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं ये बहुत अच्छी है। तो न्यू बायर्स क्या करते हैं, ये भी उसी को परचेज़ करते हैं। तो इस प्रकार से भी डिमांड जो है बढ़ सकती है। ओल्ड बायर्स की जहाँ तक अगर बात करें कि कोई एक प्रोडक्ट है, वो ओल्ड बायर्स उसे खरीद रहे हैं, लगातार ये प्रोडक्ट और भी अच्छा होता जा रहा है। यानी इसकी क्वालिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। तो ओल्ड बायर्स जिनका विश्वास ऑलरेडी बना है, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। ये भी एक कारण होगा कि जो डिमांड है वो राइज़ करेगी।
गाइस काफ़ी ईज़ी सारे ये कंसेप्ट हैं, लेकिन हालाँकि आपको ये तो मैंने नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड बता दिया कि किस प्रकार से अगर प्राइसेज़ जो हैं, मानिए यहाँ पर कोई चीज़ ₹500 की है, तो ये 500 की 1 बिकेगी। अगर इसका प्राइस जो है 400 हुआ, तो ये 400 की 2 बिक जाएँगी। अगर इसका प्राइस 200 होता है, तो हो सकता है ये 6 भी बिक जाएँ। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर कोई चीज़ ₹200 की है, तो यहाँ पर अलग ग्राफ भी ये एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ है। अगर कोई चीज़ 200 की है तो हो सकता है वो 1 ही बिके, अगर ये 200 की है तो 1 बिकेगी, 300 की है तो हो सकता है 2 बिक जाएँ, अगर ये 400 की है तो हो सकता है ये 4 बिक जाएँ। तो ये एक्सेप्शन कुछ केसेज़ हैं, ये केसेज़ कब-कब देखने को हमें मिलेंगे ये भी देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर डेप्थ में पेपर पूछा जाता है तो गाइज़ यहाँ से एक्सेप्शंस से ही जो है क्वेश्चन वो देखने को मिलेगा। Law of demand is a general statement stating the price and quantity demanded for a commodity are inversely related. तो ये इन्वर्सली रिलेटेड कैसे कि जैसे जैसे उसका प्राइस कम होगा ऐसे ऐसे इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, बट इन सर्टन सिचुएशंस मोर विल बी डिमांडेड एट अ हायर प्राइस। लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशंस हैं जब प्राइस जितना ज्यादा बढ़ेगा उसकी डिमांड भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। प्राइस कम होता है तो उसकी जो डिमांड है वो भी कम हो जाती है। In such cases, the demand curve slopes upward from left to right, which is called an exceptional demand curve. तो जनरली आप अगर देखते हैं तो ये डिमांड कर्व जो है ये कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लगातार लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रही है। तो यहाँ पर भी यही कह रहा है कि लेफ्ट टू राइट कहाँ जा रही है, अपवर्ड जा रही है। और अगर इस प्रकार की कर्व बनेगी तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। तो गाइस किन किन केसेस में बन सकती है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले क्या है, गिफन या जिफन पैराडॉक्स। इसमें क्या होती है कि नेसेसरी गुड्स, इन द केस ऑफ नेसेसरी गुड्स द लॉ ऑफ डिमांड कैन नॉट बी ऑपरेटेड। जो आपकी चीज इंपॉर्टेंट है घर के लिए, मानिए अगर आप किसी मिडिल ईस्ट में जाते हैं या ऐसी कंट्री में जाते हैं, सऊदी अरबिया वगैरह में, जहां पर आपको पानी जो है वो थोड़ा कॉस्टली मिलेगा एज कंपेयर टू अदर लिक्विड थिंग्स। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी नेसेसिटी है, पानी तो आपको पीना ही है चाहे इसका कितना भी प्राइस ना हो जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो नेसेसरी थिंग्स होती हैं, अगर इनका रेट बढ़ता है तो इनको स्टोर करने के चक्कर में इंसान इनको ज्यादा से ज्यादा खरीदता है। तो यही कारण है कि इनका प्राइस बढ़ने के साथ साथ इनकी डिमांड भी बढ़ती है। तो सबसे पहले ये सर रॉबर्ट जिफन ने या गिफन ने, इनको ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इस कंसेप्ट को दिया। तो इन्होंने क्या कहा कि कोई गरीब इंसान है, अगर कोई वर्क कर रहा है, वर्कर है, तो वो क्या करेंगे कि जो ब्रेड है अगर उसके प्राइस बढ़ते हैं, यानी रोटी का प्राइस बढ़ता है, तो वो रोटी ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, इसी चक्कर में कि कल ऐसा ना हो कि हमारी रीच से बाहर हो जाए। ये गिफन का कंसेप्ट था और इसीलिए इसको गिफन पैराडॉक्स भी कहा जाता है। तो गाइस ये आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्राइस एंड डिमांड का कंसेप्ट यहाँ पर लगता हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ पर क्या कंसेप्ट है कि जैसे जैसे उनका प्राइस बढ़ेगा ऐसे ऐसे उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। कुछ स्पेकुलेशंस होती हैं, क्या मतलब है, समटाइम्स द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी माइट बी इंक्रीजिंग एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज स्टिल फर्दर। तो गाइस जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ती हैं, गल्फ कंट्रीज में टेंशन्स बढ़ती हैं, तो प्राइस जो है ऑयल का वो बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर टेंशन्स बढ़ गई हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये ऑयल वहां से आना बंद हो जाएगा, हो सकता है इसका प्राइस और ज्यादा बढ़े। तो इसी चक्कर में क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी चीज को हम सडनली ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे तो उसका क्या जो रिजल्ट आउटकम निकलेगा, उसका कॉन्सिक्वेंस ये निकलेगा कि उसका प्राइस बढ़ जाएगा। कंज्यूमर्स विल बाय मोर ऑफ द कमोडिटी एट द हायर प्राइस देन दे डिड एट द लोअर प्राइस। कि जब इस प्रकार की अफवाह चलती है मार्केट में कि ये चीज बंद होने वाली है या ये चीज और महंगी होने वाली है, तो हम उसे ज्यादा खरीदते हैं एज कंपेयर टू कि जब उसका प्राइस कम था तब कम खरीदते, लेकिन अब उसका प्राइस बढ़ रहा है तो हम उसको ज्यादा खरीद रहे हैं। तो ये आपको डायरेक्टली अपोजिट मिलेगा किसके, लॉ ऑफ डिमांड के। काफी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। फिर आ गया कॉन्स्पिकस। तो ये क्या है, दीज आर सर्टन गुड्स विच आर परचेज्ड टू प्रोजेक्ट द स्टेटस एंड प्रेस्टीज ऑफ द कंज्यूमर। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन मुझे लगी। तो यहाँ पर मैं किसी जेंडर के पर्टिकुलरली नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ पर आप देखना कि जैसे आजकल MI के फोन्स आ रहे हैं, मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, या फिर और भी कई सारे मोबाइल फोन्स हैं। तो अगर आप वो मोबाइल फोन जो है वो 20,000 तक का परचेज कर रहे हैं, हालांकि मैं आपको, मेरे पास जो पर्सनल फोन है वो करीब करीब 17,000 का है, MI 8 प्रो, MI Note 8 Pro।
तो गाइस मैं आपका अपना स्टेटस नहीं बता रहा कि मेरा कितना है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे उनके पास एप्पल के होंगे 50,000 से ज़्यादा होंगे, काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे एस्पिरेंट्स जो बेचारे काम चला रहे होंगे 6-7 से। तो मेरा कुछ अपना काम होता है, अगर मैं इससे सस्ता यूज़ करूँ तो इतने व्हाट्सएप के मैसेजेस आते हैं या इतनी स्टोरेज वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगी। तो इस कारण ये Mi 8 Pro है। तो गाइस मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल बता रहा था। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग प्रोजेक्ट करने के लिए कि हम महँगे फ़ोन यूज़ करते हैं, लोगों के हाथ में क्या होगा कि एप्पल का फ़ोन होगा। ये आधा-सा सेव आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से कटा हुआ होगा। तो गाइज़ ये एप्पल के फ़ोन, हालाँकि आपका जो 20,000 का एमआई का फ़ोन है, अगर एप्पल के फ़ोन में इन दोनों की क्वालिटीज़ देखनी हो, दोनों के फीचर्स देखने हैं, तो ये आपको 70-80,000 का मिलेगा, फिर जाके ये आपको इसके इक्विवेलेंट इसके फीचर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन समाज में अपने आप को एक प्रेस्टीज अपना स्टेटस ऊँचा दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं कि लोग इस एप्पल के फ़ोन को खरीदते हैं। तो यही एक चीज़ है कि ऐसी भी चीज़ होती है कि जब भी इस प्रकार की जो महँगी चीज़ होती है, जिससे स्टेटस और प्रेस्टीज जो है कंज्यूमर शो करता है, अगर इसका प्राइस थोड़ा-सा भी कभी बढ़ता है या ऊपर-नीचे होता है, इसमें फ्लक्चुएशन आती है, तो लोग क्या करते हैं, इसको खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं अपने स्टेटस और प्रेस्टीज को डिपिक्ट करने के लिए, और यही कारण है कि इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। जैसे एक्सपेंसिव कार्स हो गए, डायमंड ज्वेलरी हो गई, या कुछ ऐसी चीज़ें, सच गुड्स विल बी परचेज्ड एट अ हायर प्राइस एंड लेस एट अ लोअर प्राइस। यही एप्पल का फ़ोन अगर 4,000 का या 5,000 का हो जाए, तो सारे लोग एमआई का खरीदेंगे, क्योंकि ये 20,000 का है। यहीं अगर लावा का, नोकिया का या और कोई फ़ोन 2,000 का आ जाए, तो उसको कोई भी नहीं खरीदेगा। हालाँकि इन सब के अगर फीचर्स सेम भी होते हैं। तो गाइज़ आई होप कि मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा था वो आपको समझ आ गई होगी। तो गाइज़ इसके साथ-साथ शेयर्स और स्पेकुलेटिव मार्केट, तो ये वही सेम चीज़ है कि अफ़वाहें देखते हैं हम। इट इज़ फाउंड दैट पीपल बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी व्होज़ प्राइस इज़ राइजिंग ऑन द एंटिसिपेशन दैट द प्राइस विल राइज़ फर्दर। कि कई बार शेयर मार्केट में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हम देखते हैं लगातार 10 दिनों से एक कंपनी का जो शेयर है वो बढ़ता जा रहा है, तो हम अचानक से उसका शेयर खरीदते हैं कि हमें ये उम्मीद होती है कि इसका शेयर अभी और भी बढ़ेगा। तो गाइस इस प्रकार की भी सिचुएशन जब आती है, एक प्रोडक्ट की लगातार जब प्राइसेस बढ़ते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि इसका प्राइस अभी और भी ज़्यादा बढ़ेगा, जब और ज़्यादा बढ़ेगा तो हम इसे बेच देंगे। तो गाइस इस प्रकार से भी डिमांड जो है मार्केट में बढ़ जाती है। फिर क्या कह रहा है, बैंडवैगन effect. Here, the consumer demand of commodity is affected by the taste and preference of the social class to which he belongs to. तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है। ये लाइन जैसे हमने पीछे अभी पढ़ा, ये ठीक उसी की तरह है, स्टेटस और प्रेस्टीज को डिपिक्ट करने के लिए ही। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अगर कोई रिच क्लास है, उसके पास मानिए आडी गाड़ी है, ये 4 चूड़ियों वाली गाड़ी है उसके पास, और किसी के पास जो है वो BMW है। तो अगर कोई मेरे जैसा गरीब इंसान है, वो अगर सोचे कि मैं इस क्लास के साथ जो है खुद को ऐसा मैंने शो करना है कि मैं भी एक बड़ा रॉयल इंसान हूँ, मैं भी अमीर आदमी हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास शायद खाने के लिए घर में खाना ना हो, पॉकेट में पेट्रोल के लिए पैसा ना हो, लेकिन मैं क्या करूँगा, अपने सारा पैसा लुटा के मैं ये ऑडी गाड़ी या BMW खरीद लूँगा। तो इस प्रकार से भी कई बार जब कभी भी जो है अपनी किसी पर्टिकुलर टेस्ट और प्रेफ़रेंस जो हायर सोशल क्लासेस हैं, उनके साथ रिलेट करने के लिए अगर मार्केट में डिमांड बढ़ती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैंडवैगन इफ़ेक्ट। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद क्या कह रहा है, इल्यूजन। सम टाइम कंज्यूमर्स डेवलप अ फॉल्स आइडिया दैट हाई प्राइस्ड गुड्स विल हैव अ बेटर क्वालिटी इंस्टेड ऑफ लो प्राइस्ड गुड। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो कई बार इल्यूजन का मतलब ये होता है कि वहम डाल लेते हैं अपने दिल में कि अगर चीज़ कोई सस्ती हुई तो इसका मतलब वो बिल्कुल हल्की होगी, तो हमें महँगी चीज़ ही खरीदनी है। जैसे हम कपड़े के या शूज़ के केसेस में हम मार्केट में मैक्सिमम ये चीज़ें देखते हैं। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेप्स थे। तो गाइस उसके बाद मार्केट में डिमांड आपकी रहेगी, तो रहेगी कैसे? उसके लिए सबसे पहले आपका प्राइस ऑफ द गुड्स, जितना प्राइस और प्राइस कम है, क्वालिटी अच्छी है, तो ये डिसाइड करेगा कि उस मार्केट में डिमांड कितनी रहेगी। डिमांड फॉर एनी कमोडिटी फर्स्टली डिपेंड्स अपॉन इट्स प्राइस। व्हेन द प्राइस राइजेस डिमांड डिक्रीजेस। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, अगर
प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये है प्राइसेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मानिए आज की डेट में अगर हमारे पास यहाँ पर टी है, यहाँ पर कॉफी है, दोनों अगर आप एक नॉर्मल ढाबे पे या रेडी पे चाय पियेंगे तो ये आपको 10 रुपए कप मिलेगा। तो वहीं पर देखिए अगर ये दोनों का 10 है तो इनकी डिमांड एक जैसी रहेगी। अगर मानिए कॉफी का रेट 10 से बढ़कर 20 हो जाता है, चाय का कम होके 8 हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी है तो इसकी डिमांड जो है ये बढ़ जाएगी। उसके बाद प्राइसेस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के बिना कभी नहीं चल सकती। अगर देखिए कार का प्राइस बढ़ रहा है तो पेट्रोल का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप कोई भी और चीज लेते हैं, मानिए आप कोई एक चीज खरीदते हैं, अगर आप शूज खरीदते हैं, अगर शूज का प्राइस बढ़ रहा है तो लेदर का प्राइस बढ़ जाएगा, अगर लेदर का प्राइस बढ़ रहा है तो शूज का प्राइस जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो कंप्लीमेंट्री गुड्स में भी आप देखेंगे कि जैसे एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, तो इस प्रकार से डिमांड भी उनकी इंक्रीज होती है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर की, अगर कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो आज वो हो सकता है 50 रुपए का खाना खा रहा है, या कोई शूज 500 का 1000 का पहन रहा है, अगर उसकी जॉब लग गई तो वो शूज क्या करेगा, वो 3000 का या 4000 का पहनना शुरू कर देगा। इसी प्रकार से टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, समय के साथ साथ जो टेस्ट होते हैं, प्रेफरेंसेस होते हैं कंज्यूमर्स के, वो भी बढ़ते हैं, बदलते हैं। तो इस प्रकार से भी डिमांड उनकी जो है बढ़ती जाती है। उसके बाद पॉपुलेशन, जैसे जैसे उस एरिया में, कम्युनिटी में, कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो उनकी डिमांड है वो भी बढ़ेगी। इसके बाद क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी क्लाइमेट अगर ठंडा है तो वहाँ पर वार्म क्लॉथ्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, अगर वार्म क्लाइमेट है तो वहाँ पर जो है वो आपके ठंडे कपड़ों की जो है ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो ये जैसे बारिश का अगर मौसम है तो यहाँ पर अम्ब्रेलाज की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो डिटर्मिनेंट्स हैं, ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट में डिमांड कैसे रहने वाली है। तो गाइस आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें आपको मिलेंगी, एक है लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ डिमांड पे फर्स्ट क्वेश्चन ये डिस्कस करते हैं। इट स्टेट्स दैट एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड, कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर जो प्राइस है एक वस्तु का, गुड का, बढ़ जाता है तो उसके क्या आउटकम हो सकता है, इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ दैट गुड, कि क्या उसकी सप्लाई गुड की बढ़ जाती है, या उसकी जो क्वांटिटी मार्केट में डिमांड होती है वो कम हो जाती है, या उसकी जो गुड की क्वांटिटी सप्लाई होती है मार्केट में उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है, या नन ऑफ दीज आंसर्स। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डिक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट गुड। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी का 500 रुपया रेट है तो वो हो सकता है एक प्रोडक्ट बिके, अगर 400 है तो 2 बिकेंगे, 300 है तो 3 बिकेंगे, इसी प्रकार अगर 100 है तो वो ज्यादा बिकेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये डाउनवर्ड स्लोप जो है ये बढ़ रही है। तो गाइस ये था लॉ ऑफ डिमांड, काफी इंपॉर्टेंट था। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ अ गुड इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है कि कोई भी आपके पास एक प्रोडक्ट है, यहां पर है कंज्यूमर, तो इन दोनों के बीच में प्रोड्यूसर एक चीज प्रोड्यूस कर रहा है 10 रुपए की, और क्या कर रहा है, ये अपना प्रॉफिट रख रहा है बीच में 2 रुपए, तो ये चीज 12 रुपए में बेच रहा है। कंज्यूमर कह रहा है कि ठीक है, तुमने इतनी मेहनत की हुई है तो ये मुझे 12 रुपए में ठीक है। लेकिन वही अगर प्रोड्यूसर अकेला है तो वो कह रहा है मैं 10 रुपए में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं 50 रुपए इसमें से बेनिफिट उठाऊंगा, मैं 60 रुपए का यहाँ से कमाऊंगा, यानी 50 रुपए कमाऊंगा, 60 का बेचूंगा। तो कंज्यूमर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी डिमांड जो है ये कम हो रही है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये ये जो 12 रुपीज है ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, ये कौन सा प्राइस, जिसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एग्री हैं कि इतना इसका रेट जायज है, अगर इससे रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, देयर इज अ सरप्लस एंड द प्राइस विल राइज। क्या इन अगर यही सिचुएशन रहती है तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो राइज कर जाएंगे, उनका बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उससे क्या प्राइस बढ़ जाएगा। देयर इज अ शॉर्टेज एंड द प्राइस विल फॉल, क्या ये प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे और इनका प्राइस कम हो जाएगा। देयर इज अ शॉर्टेज एंड द प्राइस विल राइज, क्या इनकी प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो जाएगी और इनका प्राइस बढ़ जाएगा, या फिर ये इन प्रोडक्ट्स का सरप्लस हो जाएगा और प्राइस इनका कम हो जाएगा। गाइस काफी इंपॉर्टेंट और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्या होगा कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स जो हैं सरप्लस में हो जाएंगे। तो प्रोड्यूसर देखिए 10 का प्रोड्यूस कर रहा है तो 60 के बेच रहा है,
तो 60 में अब खरीद ही कोई नहीं रहा है, 60 में अगर कोई खरीद ही नहीं रहा है तो ये प्रोडक्ट्स यहीं पे डंप होते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि प्रोडक्ट्स सरप्लस में हो जाएंगे और प्रोड्यूसर खुद ब खुद इनका प्राइस कम करके जो है वो बेचेगा। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। तो क्या कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ अ गुड इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम प्राइस, कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। प्रोड्यूसर कह रहा है कि मैं इसे 12 रुपए में बेचेंगे और कंज्यूमर कह रहा है कि 12 रुपए एग्जैक्ट रेट है इसका, 10 रुपए तुम्हारी मेहनत है, 2 रुपए तुम प्रॉफिट कमा रहे हो। तो अगर ये प्राइस जो है किसी भी गुड का प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस पे ही रहता है, इसके इक्वलेंट रहता है, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देयर इज शॉर्टेज एंड द प्राइस विल फॉल, कि क्या प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज होगी और प्राइस कम हो जाएगा। द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, कि क्वांटिटी उतनी ही रहती है प्रोडक्ट्स जितना सप्लाई होती है और जितनी डिमांड रहती है। क्या ये इसका आंसर है। देयर इज अ सरप्लस एंड द प्राइस विल राइज, क्या यहाँ पर प्रोडक्ट्स का सरप्लस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएंगे और प्राइस भी बढ़ जाएगा, या प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे और प्राइस इसके बढ़ जाएंगे। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है दोनों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है एग्रीड रहते हैं, तो इसका आंसर हमारा बी वाला आ जाएगा। यानी जितनी क्वांटिटी ये प्रोड्यूस कर रहा है इतनी ही यहाँ पर डिमांडेड भी है। यानी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो गाइस यहाँ पर आपको फिर से बता दूं कि अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्टें निकली हैं, इसके लिए 2 ऑलमाइटी गाइडेंस के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर कोर्सेज हैं। एक में 30 से ज़्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे, एक में 8 से ज़्यादा आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। इनको अटेम्प्ट करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और ये कोर्सेज आप वहाँ से परचेज करिए। तो गाइस हेल्पलाइन भी है, कोई दिक्कत बनती है तो गाइस आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए, और भी काफ़ी सारे पीडीएफ्स आपको, या फिर आपके बोर्ड क्विज़ेस जो हैं उनको पाने के लिए आप टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन होगी, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, आपके दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचा सकती है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो गाइज मैं सुजेस्ट करूँगा कि ऑलमाइटी गाइडेंस को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर जरूर जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत एक मैसेज अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फोन में आ जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।